स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का जो है द ड्रॉ ऑफ द मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया, अर्थात यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर अटेंड करें आज हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमनिज्म इन यूरोप, यूरोप में मानववाद। European scholars began the taking and the interest in studying Latin and Greek texts around 1300 CE। तो सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। Expanding trade, urbanizations and the rise of the powerful monarchies were creating new jobs. They wanted to explore these challenges and take advantage of the new professions and jobs। तो वे बढ़ते व्यापार और शहरीकरण और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों और नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे। तो ये आपको ह्यूमनिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द लैटिन स्कॉलर्स फ्रांसिस्को पेट्रॉक, जिसका जो जन्म था बॉर्न जो था 1300 to 4 डाइड 1374, मतलब लैटिन भाषा के जो विद्वान था इटली के फ्रांसिस्को पेट्रॉक, जिसका जन्म जो था 1304 और मृत्यु जो था 1374 74 पे हुआ था। इज कंसिडर्स टू बी द पर्सन्स हु यूज्ड इन द ह्यूमनिज्म मूवमेंट। तो उन्होंने एक मानविकीय अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। He was distressed by the fact that people at that time were not using language properly। वे इस बात से परेशान थे कि उनके समय के लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं करते थे। He began studying Latin classics to understand more about language and its usage। He found that the ancient texts not only helped him to learn how to use language correctly but also how to think critically to understand the world better। तो वे प्राचीन लैटिन साहित्य को पढ़ने लगे ताकि वे समझ सके कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने या दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ लैटिन एंड द ग्रीक began to spread rapidly under the influence of Petrarch and other scholars। तो पेट्रॉक जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में जो है द ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड दैट द लर्निंग दिस टेक्स्ट could improve the ability of young people think, write, formally address the public, argues at the case in court of talk intelligently about trade and politics। So they began to establish schools to impart classical education। They were helped in their take by the invention of the printing press in 1439 by the German artisans Johannes Gutenberg। तो मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं को सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार व राजनीति के मकसद से बातचीत करना आदि जो है व्यावहारिक कुशलताएं भी विकसित होगी। अतः वे ऐसी शिक्षा देने के लिए शालाएँ स्थापित करने लगे। इस काम में उन्होंने जर्मन कारीगर जो है गुटनबर्ग की सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली, जिसमें किताब की सैकड़ों प्रतियां जो थी आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप नई व पुरानी पुस्तकों की प्रतियां भी बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुंच सकती थी।
इसके बाद जो है ये नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे, इन इंडिया, भारत में। ओके, वी सॉ द earlier that even in India, Sanskrit, Persian, Arabic, and other classics were the widely studied and translated. The Mughal emperor and even the minor kings the encourage which such initiatives. तो हमने पहले देखा था कि भारत में भी संस्कृत, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था। इसमें न केवल जो मुग़ल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शासक भी पहल कर रहे थे। इस काल में जो मुंशियों और मुनीमों का काफ़ी महत्व था, वे शिक्षित थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था। No rule could the administers his kingdom without these educated managers and accountants. There are many books about the Mughal period. Their analytical skills and descriptive powers are reflected in this treatise. तो एक तरीक़े से यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि वे शिक्षित थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था। इन लोगों ने जो मुग़ल काल के बारे में कई ग्रंथ जो रचे, जिनमें से हम उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की जो क्षमता देख सकते हैं। मुग़ल कालीन मध्यम वर्ग की एक और विशेषता यह थी कि वह एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी, जो भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों से बनी थी। वे इन सभी धाराओं से अपनी प्रेरणा लेते थे और उनका दैनिक जीवन इन सब से प्रभावित था। यही नहीं, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे। The middle class during the Mughal period had on the more striking features. It represented a mix of Indian and Central Asian cultures. One minute. या ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडियन एंड सेंट्रल एशियन कल्चर्स द बिगेन टू इंस्पायरेशंस फ्रॉम ऑल दिस डिफरेंट सोर्स. दिस influenced the way they lived and the lifestyle they adopted. That was not all, though they depended on the emperor and kings for their livelihood. Very were proud of their independence, even criticizing them. For example, many munsis even criticized Aurangzeb for his religious policies. तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि कई ऐसे मुंशी अपनी जो पुस्तकों में औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों की आलोचना करते रहे। भारत और यूरोप की जो बौद्धिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यही था कि भारत में छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर हुआ करता था। नेक्स्ट आपका है अ न्यू आर्टिस्टिक ट्रेंड। कला और गलाबोध का एक नया दौर जो था, ट्रेंड्स था। One other change in India and several other countries was the flowering of the creative arts after 1300. The most visible impact of this new wave of the creativity was seen in the architecture. तो सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर जो था वास्तुकला पर देखा जा सकता था। तुर्कों के आगमन से कई नई तकनीकें जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा था। When the Turks come to India, they brought with them new buildings techniques such as the use of domes मतलब गुंबद, domes and arches. These techniques of using domes and arches in the buildings was first developed in ancient Greek and Rome. तो ये तकनीक जो मूलतः जो प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी, जब इनका इस्लामी देशों में उपयोग हुआ तो उन्हें एक नई स्वरूप, एक नया रूप मिला जो इस्लामी धार्मिक सोच को प्रकट करता था। जब इस्लामी गुंबद जो है मेहराब भारत में जाने लगे तो इनका मेलजोल मुख्य पूर्व मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ। ठीक है,
ये the roof the massive temples were built in India using the pillar and horizontal beams. You can see an example of this in figure 6.4 of the Kandariya Mahadev temple in the Khajuraho, which was built about the 1000 years ago. This splendid example of temple architectures combined hundreds of the small तो इसके फलस्वरूप नई जो मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों ने अपनाया था। यहाँ जो नीचे जो परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इनकी मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं कि 6.3 में हम देख सकते हैं कि यूनानी मंदिरों में छत का वजन उठाने के लिए खंभों का उपयोग किया जाता है, पिलार का। जो भारतीय मंदिरों में भी खंभे और बड़ी बीम जो था छत का वजन ढोने का काम करता था। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों और बीमों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे भवनों का निर्माण किया गया। यहाँ हम खजुराहो मंदिर का चित्र जो है 6.4 देख सकते हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि यह मंदिर जो था लगभग 1000 साल पुराना है। इसे हम मंदिर निर्माण कला का एक उत्तम उदाहरण मान सकते हैं। इसमें एक अत्यंत जटिल आकृति सैकड़ों छोटे मंदिर शिखरों को मिलाकर बनाई गई है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग in Northern Europe, church with the similar complex structure were built during the 12th century. One excellent example is the famed Notre Dame Cathedral in Paris, which is shown in the figure 6.5. This architecture style is called the Gothic styles. तो रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में जो था जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी से बनने लगे थे। ठीक है, रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में भी जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी में बनने लगे थे। इस शैली को गोथिल शैली कहते हैं। इसका एक नमूना जो था पेरिस नगर का प्रसिद्ध नॉत्र डेम्स गिरजाघर जो है, जो आपका 6.5 में दिया हुआ है। Figure 6.6 also the shows arches used in the Roman Empire 2000 years ago to support the weight of the roof of the structures. Arches were used in the constructing domes as well. One example is the domes of the Pantheon, figure 6.7, built 2000 years ago in Rome. It looks absolutely grand than seen from the inside, but it isn't as impressive when seen from the outside. Compare figure 6.7 with figure 6.8. तो आज से 2000 साल पहले, ठीक है, आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में छत के जो वजन को उठाने के लिए मेहराबों का भी जो उपयोग होने लगा था, जो मेहराबों की मदद से गुंबदों को भी निर्माण होने लगता था। आगे हम एक रोमन गुंबद अर्थात पैथियंस 6.7 देख सकते हैं। अंदर से देखने में बहुत भव्य लगता है, लेकिन बाहर से देखने में इतना प्रभावी नहीं दिखता, जिसको हम पिक्चर 6.7 और 6.8 की जो है उसमें कंपेयर कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपके है डोम्स दैट लुक इम्प्रेसिव एक्सट्रीमली were the contribution of the Islamic architecture. See figure 6.9 which show the dome of the rock built in the Jerusalem in 691 CE. We can see how grand the dome look above and the equally impressive base composed of the beautiful arranged arch. फिर देखिए आगे क्या बोला गया है यहाँ पे कि बाहर से प्रभावी गुंबद इस्लामी वास्तुकला की देन है। देखिए यहाँ पे यरूशलेम में जो सन 691 में बना गुंबद जो है डोम ऑफ द रॉक का चित्र दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेहराबों से सजे भवन पर एक शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली दिख रहा है। भारत में शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का भी सुंदर मिश्रण हुआ है, जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर के
लोटस महल फतेहपुर सीकरी के राजमहल आदि में देख सकते हैं। गुंबद और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप जो है ताजमहल 1648 में देख सकते हैं यहाँ पे। In India, the use of the domes and arch remained as a very attractive mix with the elements of the temple architectures in the early modern period. As a result of these fusions of the new and transformed Indian architecture took shape during this period, which both Hindu and Muslims. Okay. सो दैट्स ऑल। आज तक की लेक्चर जो यहीं पे इनको पोस्टपोन करते हैं। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका 6.2.4 को, ये 6.2.4 के। दैट्स ऑल, गुड डे।